जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BN सिंह क्लासेस में। ठीक है, तो हम लोग कल बात करें संविधान सभा का जो गठन हो चुका था। संविधान सभा अपना काम करना शुरू कर दिया था। 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक हुई थी। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसे प्रस्तुत किया गया था और फिर उसको जनवरी में उसे अडॉप्ट कर लिया गया था। उसके आगे की हम लोग बात करें तो देखिए, माउंटबेटन जो प्लान था, माउंटबेटन प्लान आपका 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान का जो योजना था उसको घोषित किया गया था। और उसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो भारत का जो बंटवारा होना था, ठीक है, 2 डोमिनियन स्टेट्स यानी कि जो भारत और पाकिस्तान बनने का जो काम था वो आपका होने वाला था, यानी भारत का बंटवारा फिक्स हो गया था, तय हो गया था। अब उसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो हमारा रूल था, रेगुलेशन था, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। ठीक है, उसके अंतर्गत देखिए क्या है कि अब जो देसी रियासत जो थी वो जो अब शामिल नहीं होना चाहती थी या शामिल नहीं हो रही थी, वो देसी रियासतें अब शामिल होने लगी। यानी कि आपका संविधान सभा में यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो अब संविधान सभा में शामिल होना शुरू हो गई। ठीक है, 28 अप्रैल 1947 को लगभग 6 राज्यों के प्रतिनिधि यानी कि जो 6 प्रिंसली स्टेट थे उसके प्रतिनिधि संविधान सभा में उपस्थित हुए। ठीक है, और देखिए 3 जून 1947 को आपका माउंटबेटन प्लान लागू हुआ। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तय हो गया था। तो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा तय होने के बाद क्या हुआ कि देखिए जो मतलब कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान जो बना, नया पाकिस्तान बना, तो उसके जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो तो हमारे संविधान सभा से अलग हो गए। और जो इंडियन स्टेट जो मतलब मुस्लिम बाहुल्य एरिया जो मतलब जो कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लीग जो नया इंडिया बना था उसके जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हुए। तो इस तरह से हम देखते हैं जो टोटल 389 का जो मेंबर था, जो 389 जो टोटल मेंबर थे ये अब कम हो गए। ठीक है, जो एक मतलब कह सकते हैं कि जो आपका ये जो नंबर संविधान सभा में जो मेंबर थे जो उनकी तय की गई थी उससे अब ये कम हो गए। ठीक है, तो पाकिस्तान बनने के बाद यानी कि जो आपके मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे जो अलग हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, तो जो टोटल 389 जो मेंबर थे अब उससे हो गए 299, कम होके हो गए 299। और जो चेंजेस हुआ देखिए, जो भारतीय प्रांत था यानी कि जो आपके एक तरह से कह सकते हैं कि औपचारिक ब्रिटिश प्रांत, उसका जो टोटल पहले 296 तय किया गया था अब हो गया 229, घट के हो गए 229। और जो देसी रियासतें थी यहाँ से टोटल जो थे पहले 93 मेंबर आने वाले थे अब हो गए ये घटकर 70। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करें तो देखिए जो संविधान सभा थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो एक साथ मतलब जब देश आज़ाद हो गया यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर हम लोग बात करें 15 अगस्त 1947 के बाद, तो अब देखिए 15 अगस्त 1947 के बाद अब एक तरह से हमारे देश का मतलब जो कानून था, आम कानून, वो भी बनाना था और जो संविधान है उसका भी निर्माण करना था। तो जो हमारे कानून बनाने का जो जिम्मा था वो भी संविधान सभा को ही दे दिया, यानी कि जो संविधान सभा थी वो एक विधायिका यानी कि एक लेजिस्लेचर के रूप में भी काम कर रहा था, लेजिस्लेचर के रूप में भी काम कर रहा था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हमारी तो जो संविधान सभा है वो 2 अलग अलग काम कर रही थी, 2 अलग अलग काम कर रही थी, यानी कि संविधान बनाने का भी काम कर रही थी और आम कानून बनाने का भी काम कर रही थी। ठीक है, तो इसके आगे बात करने से पहले जो प्लीज़ जो हमारे चैनल है BN सिंह क्लासेज, उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग सब्सक्राइब करें। हम लोग जितना भी संविधान बनने का जो प्रोसेस है उसको एक छोटी छोटी बात को भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और हमारे जो चैनल उसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए 2 अलग अलग काम, यानी कि देखिए साथ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक साथ विधायिका का भी काम कर रहा है, लेजिस्लेचर का भी काम कर रहा है और संविधान बनाने का भी काम कर रहा है। ठीक है, और एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान और आम कानून बनाने का काम कर रहा है। अब देखिए दोनों काम होते कैसे थे, तो देखिए अलग अलग दिन पे अलग अलग काम होता था। मतलब कहने का मतलब है कि एक दिन संविधान बनाने का काम होता था, एक दिन संविधान पे बहस होती थी, संविधान बनाने का काम होता था, और दूसरे दिन आम कानून बनाने का काम होता था, यानी कि आम कानून पर बहस होती थी, उसकी चर्चा होती थी और वो बनाया जाता था। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग देखते हैं तो देखिए जब जिस दिन संविधान सभा का काम होता था, यानी कि जिस दिन संविधान बनाने का काम होता था,
उस दिन जो अध्यक्षता थी, उस दिन जो चेयरमैन होते थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे। उस दिन अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जिस दिन हमारी संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती थी, लेजिस्लेचर के रूप में जब काम करती थी, जब आम कानून बनाए जाते थे, तो उस दिन अध्यक्षता जो थे, स्पीकर जो थे, वो आपके जीवी मावलंकर यानी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। इस प्रकार जो है जीवी मावलंकर हमारे कह सकते हैं कि जो संसद यानी कि जो लोकसभा है उसके पहले बतौर अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस प्रकार संविधान सभा जो है, हम कह सकते हैं कि जो संविधान सभा है भारत की पहली संसद बनी, भारत की पहली संसद बनी। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि संविधान सभा और विधायिका दोनों अलग अलग काम अपना कर रहे हैं, अलग अलग दिन पर, दोनों एक ही हैं। यानी कि ये आम कानून बनाने का काम और संविधान बनाने का काम एक साथ हो रहा है। और जिस दिन संविधान बनाने का काम होता था उस दिन अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, और जिस दिन विधायिका बनाने का काम हो रहा था उस दिन अध्यक्षता जीवी मावलंकर कर रहे थे। ठीक है, और ये जो आपका जो हमारा संविधान सभा था, संसद के रूप में जो दोनों काम यानी कि आम कानून बनाने का काम और संविधान बनाने का काम, ये 26 नवंबर 1949 तक ऐसे ही चलता रहा। 26 नवंबर 1949 तक ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि जो संविधान सभा थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसके पहले हम लोग ने बात कर लिया। अब उसके आगे जो संविधान सभा थी वो संविधान बनाने के अलावा और कौन कौन से काम करे। सबसे पहले देखिए मई 1947 में इसने राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता थी उसको सत्यापन किया, उसका रेटिफाई किया। ठीक है, उसके अलावा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया एज अ कंट्रीज फ्लैग, यानी कि जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन उसको अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 के दिन ही जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम उसको अपनाया गया। इसके अलावा देखिए क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 को जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा देश था वो उस दिन मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान था वो पूरे देश पे लागू हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ हम लोग और फैक्ट देख लेते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस था। उसके अंतर्गत देखिए टोटल 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था संविधान बनाने में। लगभग हम लोगों ने 60 देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब उसके बारे में स्टडी किया था, अवलोकन किया था, उसके बारे में जाना था, और इन सबको मिला के हमारा संविधान बना। लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था संविधान बनाने के प्रोसेस में। इसके अलावा टोटल जो संविधान था उसको संविधान बनाने में टोटल 64 लाख रुपए का खर्च आया था। टोटल 64 लाख रुपए का खर्च आया था। और 24 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा की लास्ट बैठक थी। ठीक है, अब देखिए जो संविधान सभा के जो संविधान के बनाने का जो प्रोसेस है, संविधान बनाने के प्रोसेस में कुछ कमेटीज बनाई गई थी, कुछ समितियां बनाई गई थी, जिसमें कुछ मेजर कमेटीज थी, कुछ माइनर कमेटीज थी। तो टोटल 8 मेजर कमेटी थी। ठीक है, जो बड़े कमेटी थी टोटल 8 कमेटी थी, उसको हम लोग इसमें बात करेंगे। जो टोटल 8 कमेटी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। ठीक है, तो कमेटीज पढ़ने से पहले प्लीज जो हमारा चैनल है BN सिंह क्लासेस उसे आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए कमेटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कमेटी है यूनियन पावर्स कमेटी। ठीक है, संघ शक्ति समिति, इसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये प्रेसिडेंट या उसके जो अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये उसके जो भी समिति है उसके अध्यक्ष, और ये आपका समिति है। तो यूनियन पावर कमेटी, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, दोनों। तीसरा है आपका प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछा है। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये पहले कानून मंत्री थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। ठीक है, अगला है आपका एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। जो एक एडवाइजरी कमेटी थी, जो एक सलाहकार समिति थी, किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जो भी ट्राइबल एरियाज थे उन सब के बारे में
इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए ये जो कमेटी थी आपकी 5वीं कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये ध्यान रखिएगा कि इसके कुछ उप कमेटी भी थी, कुछ उप समितियां भी थी, ठीक है। अब जो उप समितियां थी उसको ध्यान से देखिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट है उसके अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, लेकिन इसकी जो उप समिति है, इसकी जो सब कमेटी है फंडामेंटल राइट सब कमेटी, उसके अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। तो जो इसकी उप समिति थी फंडामेंटल राइट की, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जो माइनॉरिटी सब कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल्स एरिया, जिसमें असम को छोड़ के एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया, इसकी सब कमेटी के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोई, गोपीनाथ बारदोई। इसके अलावा जो की उप समिति एक और थी, एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज इंक्लूडेड असम, असम को लेके उसकी जो सब कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे ए.वी. थापर। तो ये जो 4 उप समितियां थी, इस 5वीं उप समिति के अंदर एडवाइजरी कमेटी और फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, इसके अंदर 4 उप समितियां थी। इसके अलावा जो 6वां आपका है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ठीक है, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, यानी कि नियामन के रूप में जो आपके नियम कानून बने गए थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 7वां है आपका स्टेट कमेटी नेगोशिएशन विथ स्टेट्स, यानी कि जो राज्य थे उनके साथ जो सलाह मशवरा, जो नेगोशिएशन करने की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपका 8वां जो कमेटी था स्टीयरिंग कमेटी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये हमारे टोटल जो है 8 मेजर कमेटीज़ हैं। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो आपके माइनर जो छोटी छोटी समितियां थी उसके बारे में, और जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस में जितनी भी चीज़ें आएंगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।